नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लेकर आए एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया है एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट के बुक में दिया हुआ साइंस में क्लास 8 का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं 100% एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला प्रश्न है कि खाद तथा उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है, तो ये जो है गलत है। खाद में उर्वरक की तुलना में पादप पोषक अधिक होते हैं, ये भी गलत है। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। सबसे पहले अंतर जान लेते हैं उर्वरक और खाद में क्या होता है। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होती है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से जो है कम होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ना तो एक सही ना ही दो, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि असत कथन का चयन कीजिए। ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं, सही है। ये ह्यूमस बनाते हैं, सही है। असत कथन दोनों नहीं है, दोनों सही है, तो ना तो एक हो जाएगा ना ही दो हो जाएगा। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जो है जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन उर्वरक का उदाहरण है? तो आइए देखते हैं कि कौन है। यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास है। तो ये सभी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। खरीफ और रबी फसलों तथा उनकी खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन है। तो खरीफ फसलें वर्षा ऋतु जून सितंबर में बोई जाती है। इनके उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ये सही है। रबी फसलें शीत ऋतु अक्टूबर मार्च में उगाई जाती है। उनके उदाहरण में है गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। ये भी सही। बुआई से पहले मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को जुताई या हल चलाना कहते हैं। इससे जड़ें गहराई तक जा पाती है और आसानी से सांस ले पाती। ये भी सही है। सीड ड्रिल बीज बोने का यंत्र एक पारंपरिक औजार है जिसका आकार कीप जैसा होता है और जिसका उपयोग प्राचीन काल में बीज बोने के लिए किया जाता था। ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी सही। 1, 2, 3 जो है वो सही है। बीज बोने का पारंपरिक औजार और बनावट जो है कीप जैसी होती है। सीड ड्रिल एक आधुनिक मशीन है जो ट्रैक्टर से चलती है, जो बीजों को समान दूरी और गहराई पर एक सार रूप में जो है बोती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पादप, एक तरफ जो है वो सूक्ष्म जीव। तो नींबू कहकर क्या है? नींबू कहकर जो हो जाएगा ये जीवाणु सूक्ष्म जीव होगा। संचरण का तरीका क्या है? तो ये जो है वायु है। गेहूं का रस्ट जो है वो कवक। गेहूं का रस्ट कवक से सही है। भिंडी के पीत वायरस से, ये सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है जो कि सुमेलित नहीं है। सभी जो है सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन से? एक तरफ मानव रोग, एक तरफ रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ पर जो है मलेरिया प्रोटोजोआ से सही है, हेपेटाइटिस ए वायरस से सही है, टाइफाइड जीवाणु से सही है, खसरा जीवाणु से, जो ये गलत है। क्या है? ये हमारा गलत है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। खसरा जो है किससे होता है? तो वायरस से। क्या है? वायरस से होता है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक जो है नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये तीनों उपयुक्त में से कोई नहीं है जो कि नहीं है। सभी जो है एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन ये सब जो है कि जाने वाले प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। वैक्सीन टीका किस प्रकार का प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर। बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए
तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका का कार्य है हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। निम्नलिखित में कौन खाद्य परिरक्षक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो खाद्य परिरक्षक नहीं है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, सामान्य नमक है और चीनी है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव का प्रकार है? सूक्ष्म जीव का जो है वो प्रकार है और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो जीवाणु भी है, प्रोटोजोआ भी है, कवक भी है, शैवाल भी है। आंसर डी हो जाएगा, सभी चारों है। चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जीवाणु भी होते हैं और ईस्ट भी। ए और बी दोनों क्या है? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जलन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ब्रेड अथवा जो है इडली क्या है? फूल जाती है, इसका कारण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इष्ट कोशिकाओं में जो है वो वृद्धि हो जाएगा। क्या है? इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में इष्ट के उपयोग का आधार है जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक बार सूची 1 है, सूची 2 है। तो कोलतार क्या है? कोलतार जो हो जाएगा वो नेफ्थलीन की गोलियां। प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो स्वच्छतम ईंधन। कोक की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कार्बन का लगभग शुद्ध रूप। अब पेट्रोलियम जो है प्राकृतिक ईंधन हो जाए। 13 का जो है हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। दहन और आग पर नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बिजली के उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होती है और आग को कंबल की तरह ढक लेती है। बिल्कुल सही। तेल या बिजली के उपकरणों से लगी आग बुझाने के लिए पानी उपयुक्त है, गलत है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। कोयले और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जिससे अम्लीय वर्षा हो सकती है। सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 जो है वो सही है। अगला है मरी हुई वनस्पति का उच्च दाब और उच्च तापमान के अंतर्गत कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। क्योंकि कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है इसलिए इसे खाली स्थान भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो बी होगा, कार्बनीकरण और जीवाश्म ईंधन। कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। और चूंकि कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है इसलिए जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आजकल प्रयोग में लाई जाने वाले माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा होता है, क्या लगा होता है? तो वो लगा होता है पोटेशियम क्लोरेट। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट जो है वो लगा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में असत कथन को चुनिए। असत कथन को चुनिए। यह अति उत्तम अग्निशामक है। बिल्कुल। उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। तो ये जो है असत है। ये ऑक्सीजन से भारी होती है। सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। सही है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जो है जा सकती है, गैस के रूप में नहीं। निम्नलिखित ईंधनों को ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। अगर हम पेट्रोल के ऊष्मीय मान की अगर बात करें ये 45,000 हो जाएगा किलो जूल पर केजी हो जाएगा। अगर मीथेन की अगर हम बात करते हैं तो ये 50,000 हो जाएगा। क्या है? 50,000 हो जाएगा। और कोयला की अगर हम बात करते हैं तो कोयला कितना होता है? 25,000 से लेकर जो है 33,000 तक। क्या है? 33,000 तक हो जाता है किलो जूल पर केजी हो जाएगा। और एलपीजी की अगर हम बात करें एलपीजी का तो एलपीजी का हो जाता है 55,000। क्या है? 55,000। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए होगा। निम्नलिखित का सही सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 का। ईंधन का अपूर्ण दहन। ईंधन का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड। वैश्विक तापमान जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला एवं डीजल का दहन से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा 19 के सी। क्या है? 19 के हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का जो है
चयन कीजिए। वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं, बिल्कुल सही। मैग्नीशियम एवं कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ का उदाहरण है, सही। ज्वलन ताप वह अधिकतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, तो ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, केवल 3 है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है, और वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या है? ज्वलन ताप कहलाता है। मिनिमम होगा न्यूनतम ताप पर, न कि अधिकतम ताप पर। जलती मोमबत्ती में पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग होता है, कैसा होता है? तो ये नीला होता है। क्या है? नीला होता है। वांशिक दहन वाला मध्य भाग पीला होता है। अब बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है। क्या है? काला होता है। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य है। क्या असत्य है? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, यह असत्य है। इसमें शिकार करना निषिद्ध है, यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है, यहाँ जानवरों को चराने के लिए मनाही होता है राष्ट्रीय उद्यान में। ये तीनों सही है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो ये आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जो है जीवन यापन हेतु निश्चित संरक्षित क्षेत्र है, ये गलत है। यह क्षेत्र जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता होते हैं, तो ये सही है। आंसर हो जाएगा 23 के बी, केवल 2 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के आवास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है, बताइए। इसका हो जाएगा कौन सा? आवास के नष्ट, बिल्कुल सही। बढ़ती हुई जनसंख्या, ये भी सही। नई स्पीशीज के प्रवेश, ये भी सही। 24 के जो है सी हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 जो है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वनों उन्मूलन के कारण है, क्या क्या है ये देखना है। तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना इसके कारण भी है। घर एवं कारखानों का निर्माण, ये भी सही है। दावानल, आग लगने से भी है, और भीषण सूखा से भी, तो ये भी सही है। आंसर हमारा जो है कौन सा हो जाए? उपयुक्त में से सभी। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक जो है वो कारक हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सौगौन के वन पाए जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा के। क्या है? सतपुड़ा के। मोमबत्ती की लौ के 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, निम्नलिखित में कौन इन क्षेत्रों का सही वर्णन जो है वो करता है? तो सबसे भीतरी क्षेत्र बिना जले मोम के बाष्प अंधकार में काला क्षेत्र, मध्य क्षेत्र आंशिक दहन पीला क्षेत्र, सबसे बाहरी क्षेत्र पूर्ण दहन जो है नीला क्षेत्र, सबसे गर्म भाग। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। इन विट्रो निषेचन आईवीएफ के संदर्भ में असत कथन का चयन करना है, असत कथन का। इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, बिल्कुल सही। इस प्रक्रिया में ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही। निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ये गलत है। इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री के अंडवाहिनी अवरुद्ध हो, ये भी जो है वो सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, इसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रश्नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास प्रश्नली में नहीं होता है। जरायु जंतु नहीं है, जरायु जंतु नहीं है। आंसर हो जाएगा क्या है? तो वो है कौन हो जाएगा? एक तो तितली हो गया और एक जो है वो मुर्गी हो गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल 2 एवं 3। कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। मेढक, छिपकली, तितली अथवा सलभ, मुर्गी तथा कौवे, ये सभी अंडे देने वाले प्राणी हैं, अतः ये अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। परंतु गाय, कुत्ता तथा बिल्ली अंडे नहीं देते हैं। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायु जंतुओं के उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर टैडपोल, कायांतरण, ये सुमेलित है। केवल 3 जो है सुमेलित है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देखा जा सकता है। क्या है? देखा जा सकता है।
अंडा, टैडपोल, वयस्क। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। हाइड्रा एवं अविवा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं, सही है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, ये भी सही। तो सत्य न तो एक है और ना ही दो है, आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो निषेचन कहलाता है। क्या है, निषेचन कहलाता है। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, कहाँ से होता है, तो वो होता है अंडाशय से। क्या है, अंडाशय से। टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, इसका स्त्रवन होता है। इसका स्त्रवन जो होता है वो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि से। ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित है, ये बताना है। थायरॉक्सिन हार्मोन मधुमेह गलत है, इंसुलिन हार्मोन गाइट गलत है, एड्रिनलिन हार्मोन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना सही है। तो केवल 3 जो है वो सही है। क्या है, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन का चयन करना है। असत कथन का, तो कीटों में कयांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, सही है। मेढक में कयांतरण का नियमन थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, ये भी जो है वो सही है। टैडपोल के परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 3। असत कथन कौन है, केवल 3। टैडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कयांतरण कहते हैं। कीटों में कयांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन अपना स्राव बाह्यों द्वारा स्रावित करती है, तो श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि, ये तीनों। आंसर हमारा हो जाएगा डी, सभी। शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश निम्न में से किसमें निहित होता है, और ये जो है गुणसूत्र में। क्या है, गुणसूत्र में। बल के संदर्भ में असत कथन का जो है चयन करना है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव जो है वो शून्य होता है। क्या, शून्य होता है, ये असत्य है। एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, सही है। तो ये हमारा बी जो है वो असत्य है। निम्नलिखित में कौन असंपर्क बल नहीं है, तो घर्षण बल जो है असंपर्क बल नहीं। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल जो है असंपर्क बल का एक उदाहरण है। क्या है, एक उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। क्या है, बल है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। अब वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर विद्युत बल भी असंपर्क बल का एक उदाहरण है। और गुरुत्वाकर्षण बल भी तो असंपर्क बल के उदाहरण है। घर्षण बल में जो है संपर्क होता है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों, ताकि दाब को कम करने के लिए। क्या है, दाब को कम करने के लिए। दाब बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या है, क्षेत्रफल होता है। हमारे शरीर में अंदर का दाब होता है, कैसा होता है, तो वायुमंडलीय दाब के जो है वो समान होता है। बल है, बल क्या है, तो अभिकर्षण एवं अपकर्षण दोनों है। प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण खींचना या अपकर्षण धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है तो वे बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। किसी पृष्ठ के प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है वो क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या है, दाब कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सत्य है, ये हमें बताना है। तो द्रव एवं गैस दोनों बर्तन की दीवार पर जो है दाब डालते हैं, ये बिल्कुल जो है वो सही है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान की जाती है, कैसे, तो यह है विद्युतदर्शी से। क्या है, विद्युतदर्शी से। क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है, तो होगा घर्षण में वृद्धि हो जाती है। क्या है, घर्षण में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन का जो है वो
चयन करना है। तो आइए देखते हैं कि किसी वस्तु को विराम से गति में लाने हेतु आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप है, सही। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण की माप है, ये भी सही। तो केवल 1 और 2 जो है वो असत्य है। यहाँ पर फिर से प्रश्न को देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को विचार किया, सत्य कथन का जो है चयन करें। किसी वस्तु को विराम से गति में लाने तो आवश्यक बल सर्पी घर्षण का माप है, गलत है। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने तो आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण की माप है, ये भी गलत है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा पहला, दूसरा जो है वो असत्य है। क्या है? असत्य है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। क्या है? माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल को उसकी सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकाना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वह फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से होता ही है। गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो हो जाएगा स्थैतिक, सर्पी, उसके बाद लोटनिक, सी हो जाएगा। तरलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। यह तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। घर्षण बल वस्तु के केवल आकृति पर निर्भर करता है, गलत है। यह वस्तु की आकृति व तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 हो जाएगा सी हमारा। कमानीदार तुला से किस भौतिक राशि को मापा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बल। क्या है? बल। तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल कहलाता है, और इसका आंसर होगा कर्षण। क्या है? कर्षण। मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वाक यंत्र। क्या है? वाक यंत्र। निम्न में कौन सही सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति, एक तरफ वाक तंतुओं की जो है लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि पुरुष 20 सेंटीमीटर गलत, महिला 15 सेंटीमीटर गलत, बच्चे बहुत छोटे, ये सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, केवल 3 जो है वो सही है। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 जो है वो क्या होता है? मिलीमीटर होता है। यहाँ जो हम देख सकते हैं पुरुषों के जो है वो 20 मिलीमीटर होती है, महिलाओं की इसकी लंबाई जो है 15 मिलीमीटर होती है, ना कि सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। ध्वनि संचरित हो सकती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। क्या है? तीनों में होता है। ठोस में जो है वो ज्यादा है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद जो है वो गैस में। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है। तो किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलनी गति कहलाता है, बिल्कुल। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, ये भी सही है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति एक आवर्तकाल प्रति सेकंड के बराबर होती है, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 है। क्या है? 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, गलत है। ध्वनि के तरत्व इसके आयाम पर निर्भर करती है, गलत है। ना तो 1 और ना ही 2 सही है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। क्या है? आयाम पर, आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि जो है उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करती है। क्या है? करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तरत्व जो है कम है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो मंद फुसफुसाहट 20 डेसिबल जो है वो सही नहीं है। मंद फुसफुसाहट कितना होगा? 30 डेसिबल। समान वार्तालाप 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल, सामान्य श्वास जो है वो 10 डेसिबल, तो ये सही है। औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल जो है होता है, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए होगा। मानव कानों हेतु श्रव्यता परास जो है वो क्या है, हमें ये बताना है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल सही। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 के हर्ट्ज, ये भी सही है। दोनों एक जैसा लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी दोनों, डी हमारा हो जाएगा। औसत फैक्ट्री की ध्वनि की प्रबलता होती है, कितनी होती है? तो 80 डेसिबल होती है। क्या? 80 डेसिबल होती है। निम्न में से कौन 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो वो सुन सकता है कौन? तो कुत्ते सुन सकते हैं। क्या है? कुत्ते सुन सकता है।
कंपनी की आवृत्ति जितनी कम होगी तरत्व जो है क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक होगा। आंसर हमारा 62 के ए होगा। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीक्ष्ण है, यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तरत्व जो है कम है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव जो होते हैं क्या होते हैं, तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। अम्लों, क्षारकों, विलयन तो उपयुक्त में से एक से अधिक 3 होते हैं। बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों? बल्ब का जो है वो तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों? और इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण। बी हो जाएगा, क्या है? बी होगा। कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर निक्षेपित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऋण टर्मिनल पे। क्या है? ऋण टर्मिनल पे। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? और यह सिद्धांत पर आधारित है तो विद्युत के रासायनिक प्रभाव पे। विद्युत का चालन हो सकता है, विद्युत का चालन जो हो सकता है नींबू के रस में भी, सिरका में भी, नमक के घोल में, तो सभी 1, 2, 3। एलईडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। 68 नंबर प्रश्न। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका पूर्ण रूप है, बिल्कुल यह उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त होता है, गलत है। इसके लंबे तार को बैटरी के ऋण तथा छोटे तार को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ये भी गलत। आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। एलईडी के साथ 2 तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे के अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल में तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल में जो है वो जोड़ते हैं। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, बिल्कुल। आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाती है, ये भी सही। 1 और 2 दोनों जो है सही है। विद्युत विसर्जन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। सत्य कथन, तो यह 2 अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है, बिल्कुल। यह बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है, ये भी सही थे। 1 और 2 दोनों जो है सही है। भूकंप का कारण ज्वालामुखी का फटना, बिल्कुल सही। उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, इससे भी हो सकता है। भूमिगत नाभिकीय विस्फोट, ये भी हो सकता है। पृथ्वी की प्लेटों की गति, ये भी हो सकता है। तो उपयुक्त में से जो है सभी हो जाएगा। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश जो है वो क्या है? तो वो है धनावेश है। क्या है? धनावेश है। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं, अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। यह जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। भूकंप से निम्न में से कौन सी घटनाएं घट सकती है? कौन सी घटनाएं घट सकती है? तो बाढ़ भी, भूस्खलन भी और सुनामी भी। आंसर हो जाएगा डी, सभी। 1, 2, 3। उल्लू रात में भली भांति देख पाते हैं क्योंकि इसकी कॉर्निया एवं पुतली का आकार जो है वो बड़ा होता है। इसमें सल्काएं बहुत कम मात्रा होती है, गलत। इसमें शंकु अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा केवल एक सही। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता है। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी, चील, गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते हैं। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ा पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में भी बड़ी संख्या में सल्काएं जो है वो होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन में पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा सल्काएं जो है वो कम होती हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित जो है वो कीजिए। आइए निम्नलिखित को सही सुमेलित करते हैं 75 के। तो आपतित किरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण। परावर्तित किरण हो जाएगा पृष्ठ से टकरा कर लौटने वाली किरण। आपतन कोण हो जाएगा कौन सा? आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण। प्रवर्तन कोण प्रवर्तित किरण एवं अभिलंब का कोण। आंसर हो जाएगा 75 के बी हो जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? तो वो हो जाएगा सीधा, वस्तु के साइज के बराबर, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं सत्य कथन क्या हो जाएगा 77 का। तो चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है, गलत। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का पालन होता है, यह भी सही। आंसर हो जाएगा 77 के बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। सभी वस्तुएं अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, गलत है। दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकने वाले पिंड दीप्त पिंड कहलाते हैं, यह भी गलत है। मोमबत्ती की ज्वाला तथा वैद्युत लैंप दीप्त पिंड के उदाहरण है, यह सही है। आंसर हो जाएगा केवल 3 जो है वो सही है।
परिदर्शी के संदर्भ में सत्य है, क्या है? तो यह परावर्तन के नियम पर कार्य करता है, बिल्कुल सही। इसमें 2 उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, गलत। इसका उपयोग पनडुब्बी और टैंकों एवं बंकरों में किया जाता है, यह सही है। परिदर्शी में जो है 2 समतल, क्या है? 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल सही। प्रकाश के अपने रंगों में जो है विभाजित होने में प्रकाश का वर्तन कहते हैं, गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 सही। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक जो है वो क्या है? परिघटना है। यह था एनसीईआरटी क्लास 8 का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।